इसको पुश करके दूसरा ठीक है। मेन मुद्दा है कि आप लोगों को बात में समझ नहीं आई, ठीक है। अभी यहाँ समझ लो क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ मतलब चलने को गर्मी बहुत है ना, अभी मैं बाद में फिगर नहीं रखूँगा। देखो हमने पढ़ा क्या, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ लिया, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। पहला कौन सी थ्योरी पढ़ी हमने, पहली कौन सी थ्योरी पढ़ी थी बताओ, डिवाइन थ्योरी, ठीक है। फिर इसके बाद क्या पढ़ा, फोर्स थ्योरी, फिर क्या पढ़ा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंटल थ्योरी, हम विकासवादी डेवलपमेंटल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्क्सिस्ट। देखिए आपके नोटिस है, आप लोगों को परीक्षा फॉर्म भरना होता है ना, ठीक है। हाँ तो आप लोगों को फॉर्म भर के 29 शहर तक जमा कर देंगे, आपके लिए कितना काम, 29 शहर तक, इस महीने के पूरे समय तो इतना छुट्टी है 1 तारीख से लेकर 30 तारीख, 30 तारीख से 15 जुलाई नहीं, इसमें तो 30 तारीख तक लिखा है, तो आप लोग 30 तारीख तक के लिए है। अच्छा आप लोगों को कॉलेज आना अच्छा लगता है कि कॉलेज के बाहर आना, कॉलेज आना लास्ट ईयर है, कॉलेज अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। यही टाइम है, यहाँ सारी मौज करना, पढ़ाई लिखाई करना, बहुत सारी चीज़ें, इच्छा करिकुलर एक्टिविटी, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो देखो आज हम बात करेंगे मार्क्सिस्ट थ्योरी। डेवलपमेंटल थ्योरी में ये है, समझ लो कि डेवलपमेंटल थ्योरी के लोग कहते हैं कि राज्य का निर्माण न किसी समझौते से हुआ है, न किसी राजा के आदेश से हुआ है, न डिवाइन थ्योरी, न भगवान के द्वारा किया गया है, बल्कि एक पूरी प्रोसेस है डेवलपमेंट की, धीरे धीरे राज्य का निर्माण। और जैसा राज्य आज है वह एक दिन का परिणाम नहीं है, कई हजारों वर्षों की प्रक्रिया के बाद आज हम यहाँ तक पहुँचे। वो बात करते हैं किंगशिप की, रक्त संबंध की, पहले एक परिवार बनता है, फिर एक समाज बनता है, समाज से फिर एक राज्य, ठीक है। तो किंगशिप की बात करते हैं वो लोग, इसको हम बस उसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा है नहीं, आप उसको देख लेंगे। आज हम बात करेंगे मेन मुद्दा जो इम्पोर्टेंट है मार्क्सिस्ट थ्योरी, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी में अब इसमें फ्रेडरिक एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं बी.आर. लेनिन का नाम इम्पोर्टेंट। तो इसका मूल क्रक्स ये है कि ये लोग कहते हैं कि राज्य का निर्माण, अभी तक सब मानते थे कि राज्य एक तरह से प्राकृतिक संस्था जो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, लेकिन ये लोग कहते हैं कि नहीं, प्राकृतिक संस्था नहीं है, राज्य एक कृत्रिम संस्था, ठीक है, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन है। इसको बनाया किसने, ये बना क्यों,
ये बना इसलिए कि इन्होंने बोला कि समाज में दो क्लास हैं, ठीक है। एक तो है बुर्जुआ क्लास मतलब इलीट वर्ग, पूंजीपति वर्ग, और एक है प्रोलिटेरिएट वर्ग मतलब गरीब वर्ग। तो अब उन्होंने ये बताया कि अब तक का जो इतिहास है मानव समाज का वो लगातार संघर्षों का इतिहास है। तो अपने उस संघर्ष को कम करने के लिए पूंजीपति वर्ग ने अपने आप को सुरक्षा देने के लिए राज्य का निर्माण किया। तो ये लोग ये कहते हैं कि राज्य क्या है, पूंजीपतियों के हाथ की एक टूल है, एक यंत्र है, जिससे गरीब मध्यम वर्ग आदमी को दबाया जा सके और अपना व्यापार अपना बिजनेस आसानी से किया जा सके, ठीक है। तो अब आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत सारी सरकारों पे आरोप लगता है कि ये पूंजीपतियों के हाथ के टूल्स हैं, पूंजीपतियों के हिसाब से चलते हैं। और सरकार की जितनी भी एक तरह से एलिमेंट्स हैं, जैसे सेना ले लो आप, पुलिस ले लो आप, न्यायालय ले लो आप, ये सब कहते हैं कि ये सारी संस्थाएं राज्य के सपोर्ट के लिए मतलब पूंजीपतियों के सपोर्ट के लिए, ठीक है। गरीब मध्यम वर्ग का इतना ही बस काम है कि वह इनके लिए एक तरह से कंज्यूमर बन के रहे, इसीलिए वो समाज में शांति व्यवस्था चाहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में मार्क्स ने राज्य के बारे में ज़्यादा बात नहीं की कि राज्य कैसा है, उसने तो वर्ग के बारे में ज़्यादा बात की, क्लास स्ट्रगल, क्लास। और इसमें वो बताया कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बेस, एक होता है सुपर। अब बेस क्या है, बेस होता है इकोनॉमी। बोला कि इकोनॉमी जिसके हाथ में है वही कंट्रोल करेगा सारी चीजें। मार्क्स का पहले सबसे पहले मानना ये था कि अगर आपके हाथ में इकोनॉमिक पावर है, उसको बोलता था मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब उत्पादन के साधन, कंपनियां आपके पास हैं, मशीनरी आपके पास है, कैपिटल आपके पास है, इसमें सब आता है कैपिटल। जैसे बहुत सारे लोग हैं वो कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअली वो बिजनेस करना चाहते हैं, लड़के उनके पास कैपिटल नहीं, पैसे ही नहीं, वो कहाँ से इन्वेस्ट करें, पैसे क्यों नहीं है। बहुत सारे मजदूर हैं जो एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट का, पूंजीवाद का ये रूल होता है कि मजदूरों को कम से कम दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रख लिया जाए, उनके ही हिस्से का प्रॉफिट उनको उतना दिया जाए बस, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। हर बिजनेसमैन का ये रूल होता है कि मजदूरों को कम से कम सैलरी दी जाए। देखा है ना, तो सुना होगा ऐसा कि वो लोग कभी भी जिस अनुपात में कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, उस अनुपात में कभी भी सैलरी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो अब पूंजीपति बनते कैसे हैं, उनके पास इतना ज़्यादा वेल्थ कैसे जमा हो जाता है, ये वेल्थ इन्हीं मजदूरों का होता है जो काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके हिस्से का वो लोग रोक के अपने पास वेल्थ को जमा करते हैं और फिर उसी को और यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, और इन्वेस्ट करते हैं और फटिया लगाते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, क्या कहते हैं, गरीब वर्ग दिनों दिन और गरीब होता जा रहा है, पूंजीपति वर्ग अमीर वर्ग दिनों दिन और अमीर होता जा रहा है। वजह क्या है कि जो गरीब वर्ग है उसकी आय दिनों दिन घटती जा रही है और जो अमीर वर्ग है उसकी आय दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब मजदूर अपने एक तरह से आंदोलित हो जाते हैं, अब मैं ये आंदोलन करूंगा, सरकार को बदल दूंगा, तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उनको सिगुफा दे देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ लालच, जैसे कि चलो आपकी सैलरी बढ़ा दी जाती है 500, आपको सोशल सिक्योरिटी दे दी जाती है, तो फिर साथ जाए। तो मार्क्स यही कहता है कि जब तक सरकार में प्रोलिटेरिएट का, सर्वहारा वर्ग का शासन नहीं होगा तब तक ये शोषण समाप्त नहीं होगा। समझ रहे हैं? अभी क्या है, अभी पूंजीपति वर्ग का शासन है, वो कहता है कि पूंजीपति वर्ग बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा मुट्ठी भर लोग, अल्पसंख्यक नहीं, लेकिन शासन किस पे कर रहे हैं, बहुसंख्यकों पे, क्योंकि ज्यादातर आबादी गरीब है, ठीक है। अब वो शासन कैसे कर पा रहे हैं, वो शासन कर पा रहे हैं अपने इसी मशीनरी के माध्यम से कि ब्यूरोक्रेसी बना लिया, डीएम बना दिए, सीएम बना दिए, ये सब बना दिए, सेना बना दी उन्होंने, पुलिस बना दी उन्होंने, न्यायालय बना दी उन्होंने। ये सब क्या करते हैं, ये सब उनके शासन को सपोर्ट करते हैं। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कहा जाएगा कि आपके साथ गलत हो जाए तो आप जुडिशरी में चले जाओ, न्यायालय में चले जाओ। अरे न्यायालय में कौन बैठे हुए हैं,
पूंजीपति वर्ग, अमीर वर्ग। सेना में चले जाओ, पुलिस में चले जाओ, पुलिस में जाओ FIR करो, पुलिस में कौन बैठे हुए? मार्क्स, कार्ल मार्क्स ऐसा कह रहा है, ठीक है, कि मेरे विचार नहीं है यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, कार्ल मार्क्स ऐसा कह रहा है। ये जो सारा सिस्टम है सब पूंजीपतियों का, और बना क्यों हुआ है? ताकि जो पूंजीपतियों का शासन है स्टैब्लिश रहे आसानी से, अपना सामान बेच सके वो आसानी से। शांति क्यों चाहिए समाज? ताकि विकास के कार्य होते रहे। अब विकास के कार्य में कौन इंडल्ज है? पूंजीपति वर्ग। गरीब वर्ग तो बस उपभोक्ता है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो आजकल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो ये मीडिया भी क्या है? एक सपोर्ट सिस्टम है। मीडिया में तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं, मतलब झूठ मूठ के प्रचार फैला दो कोई बात, किसके लिए? सरकार के समर्थन। जैसे आपने देखा होगा कि अभी परसों ही क्या था, अभी आपने देखा होगा कि परसों ही नया पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है ना, और वहां से कुछ दूरी पर प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेसलर्स, उनको उठा के जेल में डाला जा रहा है। उनकी एक इमेज वायरल हुई, आपने देखा होगा, जब उनको गाड़ी में डाला गया तो उनकी एक इमेज वायरल हुई थी कि वो लोग हंसते हुए फोटो ले रहे, लेकिन वो कैसी इमेज थी? वो मॉर्फिंग इमेज थी। मॉर्फिंग क्या होता है? कि जैसी ओरिजिनल इमेज थी उसको बदल दिया जाए। अब वो लोग फोटो ले रहे थे एक्चुअली परेशान होकर रोते हुए, लेकिन AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको उनका चेहरा हंसते हुए बना दिया, और मीडिया में बार बार सर्कुलेट किया गया कि ये देखिए, जब इनको उठाया जा रहा है तो बड़ा संघर्ष कर रहे थे, रो रहे थे और गाड़ी में बैठ के हंस रहे थे। तो तब तरह तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं सरकार के पक्ष में मीडिया के द्वारा, ठीक है। तो वही कहना, अब बात ये तो हो गया पूरा बेस का पार्ट है, ठीक है। सुपर स्ट्रक्चर में क्या आते हैं? सुपर स्ट्रक्चर में आता है रिलीजन, धर्म, ठीक है, पॉलिटिक्स, कल्चर। धर्म के माध्यम से, कल्चर के माध्यम से, पॉलिटिक्स के माध्यम से, अगर आपके पास इकोनॉमी आपके हाथ में है तो ये चीजें आप कंट्रोल करें। मतलब कार्ल मार्क्स कहता है कि बेस प्रभावित करता है सुपर स्ट्रक्चर को, और एक कंडीशन के बाद सुपर स्ट्रक्चर भी प्रभावित करता है बेस। मतलब अगर आपके पास सबसे पहले इकोनॉमी बहुत जरूरी है, अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत है तो आपके लगभग सारे एस्पेक्ट मजबूत हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स ऐसा कहता है। कार्ल मार्क्स पहली बार इतिहास का जो वर्णन है इकोनॉमिक ढंग से करता है। उसने देखा कि समाज में या राजनीति में मजबूत वही लोग हैं जो हिस्टोरिक रूप से, इकोनॉमिक रूप से मजबूत रहे। जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है वो न तो पॉलिटिक्स में है, ना उनका रिलीजन में कोई रोल है, ना उनका कल्चर में कोई रोल है। वो सिर्फ क्या है? फॉलोवर है, कंज्यूमर है, ठीक है। इसीलिए कहता है कि जिसका दबदबा, जिसका एक तरह से कब्जा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे होगा, उत्पादन के साधनों पर होगा, जमीनों पर होगा। देश के पहले जमींदारी सिस्टम चल रहा था, तो बहुत बड़ी बड़ी जमीनों के कब्जे जो है तो कुछ नाम मात्र के लोगों पर होते हैं, और ज्यादातर आबादी क्या होती थी? लैंडलेस, मजदूर होती थी, खेतिहर मजदूर। तो जो जिसके पास जमीन है, जिसके पास संपत्ति है, वही कंट्रोल करेगा समाज को। आज वही कर रहे हैं, वही कंट्रोल करेगा एक तरह से राजनीति को। अब जैसे यहाँ पर देखो, अंबानी को देखो, अडानी को देखो, या जितने भी पूंजीपति हैं, आप सब राजनीति में इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट्स। लेकिन उनकी बात और आपकी बात सबसे पहले सरकार किसकी सुनेगी? सुनने को क्या, सरकार तो उनसे पूछने जाती है, बल्कि कि साहब बताइए इसके बाद क्या करें, समझ रहे हैं? तो राजनीति में हर देश में पूंजीपतियों का दबदबा है, पूंजीवादी मॉडल में। तो कार्ल मार्क्स यही कहता है, फ्रेडरिक एंजल्स यही कहते हैं कि जब तक अब ये लोग कैसे कर देंगे, कैसे राजनीति पर कब्जा कैसे करेंगे? ये लोग कहते हैं कि राजनीति पर कब्जा क्रांति के द्वारा होगा, रेवोल्यूशन कर दो। रेवोल्यूशन कब होगा? जब वो गरीब प्रोलिटेरियट वर्ग जागरूक हो जाएगा।
कहेगा कि हमारे अधिकार मारे जाए, तो वह सशस्त्र संघर्ष करेगा। इन पूंजीपतियों को, सरकार में बैठे लोगों को मार के सरकार से हटा देगा और खुद सरकार पे कब्जा करेगा। अब खुद सरकार पे कब्जा करने के बाद जब सर्वहारा का शासन स्टैब्लिश हो जाएगा, तब जाके लोगों के हित में काम होगा। और फिर वो बात करते हैं इकोनॉमिक इक्वलिटी की, कि सबको आर्थिक रूप से समानता प्रदान की जाएगी। काम करेंगे सब अपनी क्षमताओं के अनुसार और लेंगे, काम करेंगे अपनी योग्यताओं के अनुसार और लेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। साम्यवाद नहीं होता और राज्य धीरे 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 विलुप्त हो जाएगा। साम्यवाद आने के पहले एक चरण होता है समाजवाद, ठीक है, इसके बाद आता है साम्यवाद। और यहाँ कहाँ चल रहे हैं, पूंजीवाद। तो पूंजीवाद की चीजें क्या होती हैं, हमेशा प्रॉफिट लॉस के हिसाब से ही देखी जाती है और हर चीज कंट्रोल की जाती है। समझ रहे हैं? आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों का डिजिटलाइजेशन हो गया, डिजिटल हो गई चीज, हो गई ना। और अब आप फीडबैक देते हैं डिजिटल, आपका सारा डाटा स्टोर हो जाता है और वो बताता है आपका ओपिनियन। और उस एक्चुअल में साम्यवाद पूरी दुनिया में आके नहीं पाया। वजह क्या है? क्योंकि पूंजीवाद या उसी को बोलते हैं उदारवाद। उदारवाद ने, पूंजीवाद ने बहुत सारी चीजें साम्यवाद की, समाजवाद की अपना ली। जैसे समाजवाद कहता था कि हम लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के हित में पॉलिसी बनाएंगे, लोगों को फ्री शिक्षा देंगे, फ्री चिकित्सा देंगे। तो उदारवाद ने सोचा कि अच्छा ये लोग ऐसा करेंगे, इनका जो हम अपना लेते हैं। तो उदारवाद के बाद एक कॉन्सेप्ट आ गया वेलफेयर स्टेट का, इसको मतलब कल्याणकारी राज्य। अब बहुत सारे पूंजीपति हैं, उदारवादी हैं, जो इसका विरोध करते हैं कि राज्य को कल्याणकारी नहीं होना चाहिए। जिसमें क्षमताएं हैं, जिसमें योग्यताएं हैं, वो कमाएं और खाएं। राज्य को कभी भी नैनी स्टेट नहीं बनना चाहिए। नैनी स्टेट मीन्स पालन पोषण करने वाला अपनी जनता का। वो कहता था कि लोगों में एबिलिटी डेवलप हो, कि खुद से वो रिसोर्स के जनरेटर बन सकते। जैसे मोदी जी कहते हैं ना अभी कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला हो। ये क्या है? इसी तरह कैपिटलिस्ट माइंडसेट, आप सरकार पे डिपेंडेंट ना हो। ठीक है, क्या पता सरकार आपके भरोसे बैठी है कि आप कुछ करोगे, 1000 लोगों को जॉब दोगे। बात समझ आ रही है? तो पूंजीवाद सफल क्यों हो गया पूरी दुनिया में? क्योंकि उसने बहुत सारी चीजें बाद में समाजवाद और साम्यवाद की अपना ली। और कुछ राज्यों में जहां साम्यवाद आया, जैसे सबसे पहले रसिया में आया, रसिया रेवोल्यूशन के बाद लेनिन के नेतृत्व में, व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में क्रांति हुई रसिया में, और वहाँ साम्यवादी शासन स्टैब्लिश होता है। एक्चुअल में रसिया बहुत बड़ा राज्य था शुरुआत से, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने साम्यवाद को अपना लिया, लेकिन ये देखा कि साम्यवाद के बाद बहुत ज़्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार, या कुछ ही लोग शासन में थे जिनका प्रभुत्व, और आम जनता उसमें बस, आम जनता की कंडीशंस में कोई विशेष बदलाव नहीं आया। तो इसीलिए पूरी दुनिया में साम्यवाद का प्रभाव हो नहीं। कार्ल मार्क्स जब तक जिंदा थे तो चाहते थे कि पूरी दुनिया में एक साथ साम्यवाद आ जाए, लेकिन लेनिन ने कहा कि नहीं, एक साथ नहीं आ पाए, हमको एक एक देश में साम्यवादी क्रांति करवानी पड़ेगी। और साम्यवादी क्रांति करेगा कौन? यूथ, युवा। और युवा कैसे करेगा? उन्होंने कहा कि समाज का एक इंटेलेक्चुअल वर्ग होगा, बुद्धिजीवी वर्ग, जो समाज को ट्रेंड करेगा, ट्रेनिंग देगा, ठीक है, बताएगा कि शोषण कैसे होता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, शोषण को बहुत एक तरह से सिर्फ ये नहीं कि आपके पास फोर्सफुली शोषण हो रहा है, शोषण ऐसा हो कि आपको पता ना चले और आपका शोषण हो जाए। एक तरह से अपनी हेजेमनी बना लेना, एस्टैब्लिश कर लेना, जैसे स्कूल बना देना, कॉलेज बना देना। और यह स्कूलों कॉलेजों में समाज में सिखाना कि बेटा खूब मेहनत करो, सफल हो जाओगे।
बड़े हो जाओ, अच्छा बनोगे तुम, नौकर बन जाओगे। सिखाया जाता है ना कि मेहनत करो, एग्जाम निकालो और नौकर बन जाओ। ये कभी नहीं सिखाया जाता कि मालिक बन जाओ। ठीक है, तो नौकर कितना तुम कितने सफल हो जाओ, समाज को या लोगों को यह सोचने का अवसर ही ना देना कि तुम कितने सफल हो जाओगे ज्यादा से ज्यादा। क्या समाज के संसाधनों पे कब्जा कर लोगे? क्या तुम्हारा मीन्स का प्रोडक्शन पे कब्जा हो जाएगा? नहीं हो सकता, बहुत रेयर। तुम ज्यादा से ज्यादा बनोगे तो उन पूंजीपतियों के, सरकारों के नौकर ही बनोगे और उन्हीं के लिए काम करोगे, उन्हीं का टूल्स बनोगे। ठीक है, तो ये तरह तरह के साधन राज्य बनाता है कि जैसे हमारा पूंजीवाद का वर्चस्व बना रहे। तो हमारे इसमें समाज जिम्मेदार है, हमारा घर जिम्मेदार है, स्कूल जिम्मेदार है, कॉलेज जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है पूंजीपति को बनाए रखने में। और आज पूंजीपति का तो कैपिटलिस्ट का, पूंजीवाद का तो बहुत ही खतरनाक रोल आ चुका है, मॉडल आ चुका है। अब अभी तक होता था कि आपकी वह बाहरी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी जिंदगी के अंदर इंटर कर गए हैं। किसके थ्रू? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के थ्रू, अपने जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू। अब आप क्या सोच रहे हैं इस चीज पे भी आपका उनका कंट्रोल, और क्या सोचेंगे इस पे भी उनका कंट्रोल। इंसानों की अब स्वतंत्र विचारधारा ही नहीं रह गई है, सोच ही नहीं सकते क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया। एक्चुअली तो इंसान सोचता कैसे है? आपके जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, जो अगल बगल देख रहे हैं वही तो सोचेंगे। तो वो पूरा एक्सपीरियंस, पूरा एनवायरनमेंट उन्होंने अपने चीजों से भर दिया है, तो आप उन्हीं के हिसाब से सोचेंगे और जो सोचेंगे उसके लिए वो काम करके बैठे हुए। समझ रहे हैं? जैसे आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, आपके पास बस फोन होना चाहिए। आपने अगर सोच लिया कि यार कुछ खाना खाते हैं, कुछ देर बाद को आपको जोमेटो को मैसेज आ जाएगा कि ये बना हुआ, ये खाएं क्या, ये बनाए क्या, ये कैसे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप कहीं जा रहे हैं, आपको मोबाइल पे स्क्रॉल करते करते आपको दिखाने लगेगा ये गाड़ी की सुविधा इधर से, ये ट्रेन की सुविधा इधर से, ये होटल वहाँ पे है, ये रेस्टोरेंट वहाँ पे है, आप यहाँ जाके यहाँ जा सकते हैं, यहाँ रुक सकते हैं। तो पूरी तरह से आपके जीवन को कंट्रोल कर रहा है और ये परमिशन आपने खुद नहीं दी, क्योंकि इंसान लगातार अपना डाटा, अपनी पर्सनल लाइफ उनके पास भेज रहा है। जैसे कोई कहीं गया तुरंत फोटो अपडेट करेगा फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, वो डाटा उनके पास चला गया। अच्छा ये शादी में गया है, मतलब इसको कुछ कपड़े चाहिए, कुछ गिफ्ट चाहिए, कुछ और चाहिए, उसका विज्ञापन तो सब अटैच है। समझ रहे हैं? आज की जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं सब डाटा इन्हीं से। जैसे आपको लगता होगा गूगल कैसे कमाता है, हम तो गूगल फ्री यूज करते हैं, पैसा नहीं देते, लेकिन गूगल उन कंपनियों को डाटा बेच के आपका कमा रहा है। आप गूगल पे कुछ भी सर्च करेंगे उसको पता चल जाएगा अच्छा है आजकल इसको इसकी जरूरत है, गर्मी में फ्रिज चाहिए, फ्रिज आपने सर्च किया कैसा लोगों के, इसको फ्रिज चाहिए, फ्रिज वाली कंपनी को संपर्क करेगा, भाई ये फ्रिज लेने वाला है, इसको तुम अपना विज्ञापन, वो आपको विज्ञापन देने लगेगा तुरंत। समझ रहे हैं? शादी हुई आपकी, आपने फोटो अपडेट कर दिया कि गेटिंग मैरिड, तो अब आपको शादी के बाद वो हनीमून प्लान का ट्रिप दिखाएगा। अच्छा अब इसकी शादी हो गई है, हनीमून पर जाएगा, मॉलदीव का ट्रिप दिखाओ इसका, यूरोप का ट्रिप दिखाओ इसका, इतने सस्ते में तुमको भेज देंगे। कैसे? अब सर्च सब करते हैं गूगल पे, करते हैं ना, गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो वो सारा डाटा उनके पास चला जा रहा है। अब आपको लग रहा है कि मुझे तो फायदा हो रहा है। कंज्यूमर का कभी फायदा नहीं होता, कंज्यूमर को तो पैसे देना ही है। जैसे बहुत सारी कंपनियां क्या चलाती हैं, सेल चलाती हैं, फ्लिपकार्ट वाली सेल चलेगी, अमेजन पे सेल चलेगी। अब सेल पे लोगों को लगेगा कि मेरा फायदा होगा, लोगों का कहां से फायदा हो गया, लोगों ने तो पैसे दे के ही खरीदे। बस क्या करेंगे, उसका पहले प्राइस डबल कर देंगे, फिर बोलेंगे मैंने आपको 10% 20% डिस्काउंट दे। ये क्या है? ये सब टूल है पूंजीपतियों के, कैपिटलिस्टों के, लोगों को फंसाने का, रिझाने का, कि हमारे जंगल में घुसे। बात समझ आ रही है? आप लोग
ये अपने दिमाग में ये बात जरूर डालिए, ये सारी बहुत सारी जरूरतें नहीं है आपकी, तब भी आप ले रहे हैं, कंज्यूमर बन रहे हैं, बेमतलब की चीजें ले रहे हैं। कैसे? क्योंकि उनको बेचना है, बेचने वाला जबरदस्ती। कहते हैं ना कि पूंजीपति में या कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में ये लोग गंजे को भी कंघा बेच दें, मतलब जिसको जरूरत ही नहीं गंजे की, उसके बाल ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बेच देंगे, उसको खरीदवा देंगे। ऐसे बोलेंगे कि ये तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, अगर आप इसको करेंगे तो आपके बाल आ जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, खरीद लेगा तुरंत। तो आपके दिमाग पे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिखेंगे आप लोग, लिख लीजिए, घड़ी गाली पर घड़ी गाली क्या लिखेंगे? राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, इसे लिखिए नंबर 1 नहीं, मार्क्स ने अपने विश्लेषण में आर्थिक तत्व को आधार बनाया है। मार्क्स ने अपने विश्लेषण में आर्थिक तत्व को आधार बनाया है। मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष आदि सिद्धांतों के आधार पर मार्क्स के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझा जा सकता है। मार्क्स के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझा जा सकता है। इसे लिखिए पॉइंट नंबर 1, राज्य की उत्पत्ति का वर्ग, राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग है, वर्ग ठीक है। अब वर्ग भेद मैंने बात की खूब डिटेल में, तो बताता है कि समाज में हमेशा से वर्गों का भेद है, अलग अलग क्लास में। अब आज भी क्लास है, आपको लगता है कि जातियां हैं, धर्म है, रिलीजन है, कुछ नहीं है, सिर्फ क्लास है, 2 क्लास, ठीक है। अब बीच में जो मिडिल क्लास डेवलप हुआ है, ये मिडिल क्लास कोई क्लास नहीं होता, ये मिडिल क्लास अपर क्लास को सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए पैदा हुआ। जैसे छोटे उद्योगपति, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, ये क्या करते हैं? बड़े बड़े पूंजीपतियों से सामान खरीद के लाएंगे, गरीबों को बेचेंगे, है ना? बिल्कुल कनेक्ट करने के लिए है मध्यम वर्ग। तो मध्यम वर्ग ना कहीं कहा जाता है, ना अपर कहा जाता है, ना लोअर कहा जाता है, मिडिल क्लास कहा जाता है ना, बीच कहा जाता है। अब मध्यम वर्ग के बारे में कहा ही गया है बहुत सारी चीजें, मध्यम वर्ग सबसे घटिया वर्ग है, ना इंसान जी पाता है, ना मर पाता है ना, बीच में फंस के रह जाता है। दूसरा लिखिए पॉइंट नंबर 2, राज्य और शासन के शोषण के अंत। अब इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि वर्ग भेद कैसा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है राज्य और शासन के शोषण के अंत। अब राज्य और शासन के शोषण के अंतर क्या है? मैंने बताया आपको, सेना, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, ये सब राज्य और शासन के शोषण के यंत्र है, ठीक है। नंबर 3 लिखिए, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिए, राज्य और वर्ग के शोषण के अंतर लिखिए पॉइंट। कार्ल मार्क्स के शब्दों में राज्य एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। ठीक है। अब नंबर 3 लिखिए, अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व। अधिनायकत्व क्या होता है? मतलब कब्जा कर लेना,
सर्वहारा वर्कर, सर्वहारा मीन्स कौन सर्वहारा? प्रोलिटेरिएट होता है वो अपनी लैंग्वेज में, मतलब गरीब वर्ग। ठीक है, जब जो दूसरा पॉइंट, तीसरा अंतरिम काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक था। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स अपने बुक, उसकी बुक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखता है इसमें वह बताता है कि जब सर्वहारा का शासन पे, राज्य पे कब्जा हो जाएगा तभी ये शोषण समाप्त होगा, जो भी शोषण चल रहा है, एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है लोगों का। एक्चुअल में कार्ल मार्क्स डेमोक्रेसी को भी फेक बताता है, बोलता है कि जो ये लोकतंत्र चल रहा है ये लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि इसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं। चुनाव कौन लड़ पाता है? क्यों? इसके पास बहुत कम लोग हैं जो समाज के निचले तबके से आए हैं और चुनाव जीते। अब एक दो लोग जीत भी गए तो उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां भी जाकर उनको अपना संख्या बल साबित करना है। पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं 250 लोग राज्यसभा में, 545 लोग लोकसभा में। अब करो वहां भी किसी मुद्दे पे वोटिंग होती है, तो जिस टाइप के लोग, जिस माइंडसेट के लोग एक तरीके के ज्यादा होंगे वैसे ही नीतियां बनेंगी, है ना। इसीलिए समाज के लोअर स्ट्रेटा से ज्यादा लोगों को बैठने की जरूरत है पार्लियामेंट में। और जिस दिन समाज का लोअर वर्ग पार्लियामेंट में बैठ गया उस दिन रियल डेमोक्रेसी होगी और रियल में देश का डेवलपमेंट। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। क्यों? यस, क्योंकि लोग पहली बात तो सक्षम नहीं है जाने। क्यों सक्षम क्यों नहीं है? देखो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। कल ही हमने बात किया था अभाव की, स्कैरसिटी की। संसाधनों का अभाव बना दिया गया, कुछ लोग दबा के बैठ गए, अब कुछ लोगों के पास है ही नहीं, तो वो अपने रोटी कपड़ा मकान बनाने में ही जीवन गुजार रहे हैं। एक कर्मचारी, एक कोई नौकर, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, अपने जीवन काल की पूरी कमाई लगा के बस वो एक घर बनाता है, तो पूरा जीवन कमा लेता है बढ़िया। जो अच्छा खाता कमा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। गरीब आदमी तो बना ही नहीं सकता। गरीब आदमी बस रोटी खाना खाए, सब्जी खाए और सो जाए, और उसके घर में कोई बीमार हो जाए, देखो क्या हो जाती है, दवाई नहीं जा सकता। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने, देखा कि नहीं देखा? आप सब लोग उसी समाज के उसी वर्ग से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो संसाधन रोक दिए गए। अगर सबको मिल जाएंगे तो सबकी जरूरतें, अगर सबको मुक्ति मिल जाएगी फिर तो जरूरतों से, उनकी नेसेसिटीज से, जब सबको मुक्ति मिल जाएगी सब कहाँ जाएंगे? सब पार्लियामेंट का रुख करेंगे कि चलो भाई पार्लियामेंट चलते हैं, अब तो मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है हमको, अब क्या ही करेंगे। लेकिन गरीब आदमी प्राप्त करने नहीं देंगे, उसको फंसा के रखेंगे अभाव। ये सारा सिस्टम जो आपको लगता है ना कि ये बनाया गया है पूरा ऐसा कि बच्चों को स्कूल भेजो। अब बच्चा बचपन से लेकर 20 साल तक स्कूल में जा रहा है, स्कूल में क्या सीख रहा है? कुछ नहीं सीख रहा, टाइम बर्बाद कर रहा है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आपने अब तक के करियर में, इतिहास में, मतलब जितना भी टाइम है आपका, कुछ स्किल सीखा है, कुछ प्रोडक्टिव सीखा है जिसको आप यूज कर सकते हैं? तो ये ऐसा सिस्टम बनाया गया है ताकि आप फंसे रहो इसी में, और उसके बाद फिर और एग्जाम्स का चक्कर, आप एग्जाम दर चक्कर लगाते रहो, जीवन बीत जाए। क्यों? क्योंकि जो रिवोल्यूशन करने का टाइम होता है, जो बदलाव करने का टाइम होता है, अभी जिस स्टेज में आप उसी में बहुत एनर्जी होती है और आप विद्रोही होते हैं। सबसे पहला विद्रोह आप घर वालों के खिलाफ करते हैं, घर वालों की बात नहीं माने, घर वाले कहेंगे कि ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं। तो उनकी उस एनर्जी को सप्रेस कर, अब उनकी उस एनर्जी को एक्चुअली यूज करना चाहिए किसी पॉजिटिव काम में, लेकिन नहीं। समाज क्या कर रहा है? उसकी एनर्जी को सप्रेस कर रहा है, खत्म कर रहा है। इसको पढ़ाओ, 20 साल बैठा के रखो, इसका जीवन बर्बाद करो, इसकी एनर्जी खत्म करो। धीरे धीरे, जैसे अब आपके फादर जिस एज में, जब वो लोग अब ज़्यादा बदलाव नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलता है। ठीक है, अभी जो 20, 25, 30 तक का उम्र है, आप बदलाव चाहते हैं,
आप हर चीज के विरुद्ध विद्रोह करना चाहते हैं। जातिवाद है तो आप जातिवाद के विद्रोह कर देंगे, जातिवाद नहीं होना चाहिए। धर्म में कुछ चीजें बुरी चल रही है आप विद्रोह कर देंगे, समाज में कुछ बुरा चल रहा है विद्रोह कर देंगे, राजनीति में कुछ चल रहा है विद्रोह करेंगे, विरोध करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप एडॉप्ट कर लेंगे उन चीजों को, बोलेंगे ऐसा ही होता है। बोल रहे हैं तो वो मेच्योरिटी क्या होती है कि आप एडॉप्ट ढल जाते हैं उस सिस्टम में। चलो अब क्या ही कर सकते हैं, बदल नहीं सकते। जब बदल नहीं सकते तो आप मान लेते हैं चीजों को, होता ही नहीं है सब। अभी आप हर चीज का विरोध करते हैं लेकर, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, नंबर 4, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना। देखो कार्ल मार्क्स के शब्दों में, कार्ल मार्क्स के शब्दों में बुर्जुआ समाज, कार्ल मार्क्स के शब्दों में बुर्जुआ समाज तथा उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर, उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के स्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे, हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास, नहीं लिख पाए, हम एक ऐसे वर्ग की स्थापना करेंगे जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास संभव हो सके। मतलब ये कह रहे हैं कि हम बुर्जुआ क्लास को हटा देंगे, बुर्जुआ क्लास मीन्स अमीर क्लास, इसको हटा देंगे, एक ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें सब डेवलप करेंगे, सब विकास करेंगे, स्वतंत्र विकास करेंगे, कोई रोका नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखो बातें तो ये बड़ी आइडियल वाली करते हैं, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, जितने भी मार्क्सवादी हैं, इनकी बातें बहुत आइडियल होंगी, लेकिन ग्राउंड में उन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आप जानते हैं आपके कुछ दोस्त हैं कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट क्या होता है अभी आप लोग पता ही होगा, क्योंकि जहां आप रहते हैं वहां इन चीजों का कुछ अस्तित्व ही नहीं, या है भी तो आप लोग अवेयर नहीं। जैसे जैसे आप और बड़े होंगे अब आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है विचारधारा, आइडियोलॉजी क्या, जैसे आइडियोलॉजी का एक बड़ा रोल है। आइडियोलॉजी, विचारधारा के नाम पे लोग एक दूसरे को एकत्रित करते हैं। गांधीवादी विचारधारा कुछ कहेंगे, तो गांधीवादी है, कुछ कहेंगे हम अम्बेडकरवादी हैं, है ना, कुछ कहेंगे हम दक्षिणपंथी हैं, कुछ कहेंगे हम वामपंथी हैं, साम्यवादी हैं, समाजवादी हैं, अलग अलग वाद चल रहा है। वाद में समझते क्या होता है, जहां जिस शब्द के आगे वाद लग जाए, दैट मीन्स आइडियोलॉजी, और हमेशा उसका मतलब निगेटिव होता है, पॉजिटिव सेंस में नहीं लिया जाता है, हमेशा निगेटिव सेंस में लिया जाता है, मतलब ब्लाइंडली फॉलो करना, ठीक है। तो आप लोग किसी भी विचारधारा को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उसको देखिए, समझिए, अब तब जाके फॉलो करें, ठीक है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो मार्क्सवाद में, इसमें राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी थ्योरी में कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? यस यस, हाँ, इसमें यह लिखाया है कि बुर्जुआ क्लास के द्वारा इस्टेब्लिश शासन को हटा के, बुर्जुआ क्लास मीन्स अमीर, उसके द्वारा इस्टेब्लिश शासन को हटा के एक ऐसा शासन बनाएंगे जहां समाज के हर वर्ग को विकास करने का स्वतंत्र अधिकार हो, ठीक है। यही कहना चाह रहा है कार्ल मार्क्स। बात समझ में आ रही है? और कोई क्वेश्चन जो आपके दिमाग में कुछ भी डाउट हो पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन। देखो इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद दिमाग में क्वेश्चन बहुत आते हैं और आने चाहिए, आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। देखा ना वो मेंटोस वाला ऐड, मेंटोस का दिमाग की बत्ती जली की नहीं। यस, राज्य और शासन के शोषण के यंत्र मैंने बताया कि अब राज्य कैसे करेगा शोषण, बहुत सारे यंत्र पुलिस बना लेगा। अब पुलिस को ये कहेगा भाई साहब पुलिस का काम है कि अगर किसी के खिलाफ अपराध होता है
तो पुलिस उसकी मदद करेगी, पुलिस जाएगी वहाँ। लेकिन ये सब पूंजीवादियों के यंत्र है। अभी एक गरीब आदमी चला जाए, उसकी FIR नहीं लिखी जाएगी। पहली बात तो थाने में जाने से डरेगा कि कैसे जाएं साहब, कैसे जाएं। अगर गया भी तो सीधे FIR नहीं लिखा पाएगा, वो कांस्टेबल से मिलेगा, सिपाही से मिलेगा, जब साहब मैंने रिपोर्ट लिखवा लूँ। और वहीं अगर उसको पता चल गया कि रिपोर्ट लिखवाने किसके खिलाफ आया, अगर पता चला कि वो उस एरिया का विधायक है, हो गया, पुलिस के भी यहाँ पर बोल आएंगे विधायक के सामने रिपोर्ट लिखूंगा, नहीं लिखे। पता चला उस एरिया का बहुत बड़ा पूंजीपति है, उस एरिया का जमींदार है, उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा है, नहीं लिखेगा। तो आपको इससे पता चल जाएगा अच्छा ये तो हमारे लिए है ही नहीं, ये बस कहने की बातें हैं कि पुलिस सबके लिए, सिर्फ अमीरों के लिए। बात समझ आ गई? ऐसे ही सेना, पुलिस, न्यायपालिका मैंने बताया, कहेंगे कि अगर भैया आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो जाओ न्यायपालिका में, न्यायपालिका न्याय करेगी। क्या न्याय करेगी न्यायपालिका? समझ रहे हैं? न्यायपालिका उस आधार पर न्याय करती है कि फैक्ट क्या क्या है, सबूत कितने हैं। और न्यायपालिका में गलत को सही, सही को गलत प्रूव करना लोगों को आता है। समझ रहे हैं? तो ये सारे टूल्स हैं, ये सारे यंत्र हैं जो बनाए गए हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ पूछो। जैसे कि कल जो लड़की हत्या हुआ था, जैसे कि हमारे तरफ से मैंने सोचता कि इसमें तो कल बात हुई थी, आया नहीं सर। इंसान कोई भी गलत काम, कोई भी अपराध हमेशा इमोशंस, भावनाओं में, जब उसका दिमाग शून्य हो जाए तभी करता है। समझ रहे हो? तो या कि वह कुछ नशे में रहा होगा, या कि उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं हैवी हो गई होंगी। ज्यादातर अपराध, तो मैंने इस पर बात ये कही होगा, ज्यादातर अपराध 20 से 25 साल की उम्र के लड़के कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें इमोशंस, उनमें हार्मोन्स इतने ज्यादा एक्टिव हैं, वो अपने आप को रोक नहीं पाते। अब ज्यादातर अपराध पैसे, लड़की, इसी के हो रहा है, क्योंकि समाज किसके पीछे पागल है? मोह माया के पीछे। तो बेटा मोह माया में नहीं फंसना है, ठीक है? अगर मोह माया फंसे तो चीजें, समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि एक्चुअल में मोह माया से निकलना भी बड़ा मुश्किल है। आप निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपको निकलने नहीं देगा। ये शरीर जो बना है ना, ऐसे बना है। आप किस लिए बने? नेचुरली आप बने हैं सिर्फ बच्चा पैदा करने। यस, जो आपकी प्रकृति है वो जानवरों वाली। आपको क्या लगता है आप पढ़ने के लिए बने हुए? ये समाज आपको सिविलाइज करने के लिए, एक अच्छा समाज बना सके, इसलिए सारा सिस्टम बनाया कि आप पढ़ो लिखो, बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया से बाहर निकल जाओ। लेकिन आपका शरीर आपको जाने नहीं देगा, नेचुरली कहेगा चलो बच्चा पैदा करते हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। ठीक है? अब खासकर इस एज में, इस ग्रुप में है, इस एज ग्रुप में, तो आपके अंदर और एनर्जी है, हार्मोन्स आपके बहुत एक्टिव है, तो आप कहेंगे और जल्दी करते हैं। तो इसीलिए कुछ बंधन, सामाजिक बंधन लगाए जाते हैं कि नहीं बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, 10 साल 20 साल रुक जाओ। अब सरकार कह रही है पहले 18 साल रुक जाओ, अब कह रही है नहीं 18 साल तो बहुत जल्दी है। 18 साल से अगर तुम शुरू कर देते हो तो 30 तक ले जाते हो तो 10 पैदा कर देते हो, तो 21 कर देते हैं। 21 तक में तो थोड़ा लड़की समझदार हो जाएगी, लड़का भी थोड़ा समझदार हो जाएगा। लड़का क्या समझदार होगा? समझदारी कुछ नहीं होती। ठीक है? आप अपने शरीर के कंट्रोल में अगर आ गए तो आपकी समझदारी गई, और हमेशा आपका शरीर बाध्य करेगा। आपके हार्मोन्स आपको मजबूर कर देंगे आप करने के लिए। समझ रहे हैं? तो इसलिए कोई बच नहीं पाता है, कोई नहीं बच पाता, बहुत मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ी साधना है कि अपने आप को तुम अपने शरीर के नेचर से बचा लो। शरीर आपको बार बार मजबूर करेगा। आपके बहुत सारे दोस्तों यारों की शादी हो चुकी होगी अब तक, तो उस प्रक्रिया में लग गए होंगे जो नेचर चाहती है। समझ रहे हैं? तो ये प्रकृति आपसे यही चाहती है। और कोई क्वेश्चन? एक्चुअल में बुरा भी नहीं है, अगर सब ऐसे ही करेंगे, सब सोचेंगे नहीं करना है, तो फिर तो ये समाज चलेगा नहीं, करना है, लेकिन एक लिमिट। ठीक है? और कोई क्वेश्चन? एनीवन? कोई क्वेश्चन नहीं है?
कुछ नहीं पूछना चाहते आप लोग? संतुष्ट हो गए हो? सारी ज्ञान की प्राप्ति हो गई आपको? बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई? बुद्धं शरणं गच्छामि। वर्ग विभेद, वर्ग विभेद का मतलब यही कि समाज में अलगाव, समाज में दो, समाज को दो ग्रुपों में बांट देंगे, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। तो अभी कल ही पढ़े हो? देखो बाकी लोगों को लग रहा है कि टाइम लगेगा, इनको पढ़ने का मन नहीं है ना? इसको बाहर रहते हैं, जाओ बाहर। देखो क्लास में बैठना और सीखना शांति से बहुत जरूरी है, ठीक है? नहीं सीखोगे तो आपका नुकसान होगा। और समस्याएं यही हो जाती हैं कि आपका शरीर आपको बैठने नहीं दे रहा है, आपका मन कहेगा चलो बाहर कुछ और करते हैं। यहाँ क्लास में क्यों बैठे हुए हैं? घूमते फिरते हैं, मौज करते हैं, है ना? नहीं समझाना है अपने दिमाग को, बेटा बस आधा घंटा बैठ लो, इसके बाद तो मौज करना ही है। अपने दिमाग को समझो, ठीक है? तो क्लास के बाद फिर खूब मौज करो, लेकिन क्लास में ध्यान से सुनो, यही चीज़ें आपको काम आएंगी। लेकिन ये बातें अभी मेरी अच्छी नहीं लगी आप, ठीक है? क्योंकि मैं भी उस एज में रहा हूँ, मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी उस टाइम पे बात, समझ रहे हैं? जिसको अच्छी लग रही है बहुत अच्छी बात है, जिसको अच्छी लग रही है समझ लो उसका जीवन सही ट्रैक पे है, और जिसको अच्छी नहीं लग रही है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना नेचर आपको कहीं ले जाना चाह रहा है, शरीर क्या कहेगा आपका? चलो बस, ठीक है? तो समस्या वही है बेटा। चलो ठीक है, टाइम हो चुका है, बहुत टाइम हो चुका है।